एपिसोड 2। 6 साल बाद दिल्ली की सुबह जितनी खिली खिली होती है, बड़े बड़े बंगलों के भीतर की उलझनें उतनी ही गहरी होती हैं। एक मेंशन के एक बेहद आलीशान, मॉडर्न और बड़े से मास्टर बेडरूम में अटैच बाथरूम का दरवाज़ा खुला। अनन्या बाथरूम से एकदम फ्रेश होकर बाहर निकली। वो अपने लंबे भीगे बालों को एक सफ़ेद तौलिए से सुखाते हुए बड़े से किंग साइज बिस्तर की तरफ देखने लगी, जहाँ रज़ाई का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। सूरज की गुनगुनी किरणें खिड़की से छनकर कमरे में आ रही थीं। अनन्या ने बिस्तर के पास जाकर आवाज़ लगाई, बेटा जल्दी उठो, देखो बाहर सूरज निकल आया है। कमरे में सिर्फ सन्नाटा गूंज कर रह गया। उस तरफ से कोई हलचल नहीं हुई। सामने से कोई जवाब ना आता देख अनन्या की आवाज़ थोड़ी सी भारी हो गई। उसने रजाई को थोड़ा सा हिलाते हुए दोबारा कहा, अदिति उठो ना बेटा, मम्मी प्लीज कुछ देर और। रजाई के भीतर से एक बेहद मासूम, सुस्त और प्यारी सी आवाज़ आई। उस नन्ही आवाज़ को सुनकर अनन्या के सीने से एक गहरी आह निकल गई। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी लाडली अदिति इतनी आसानी से बिस्तर छोड़ने वाली नहीं है। वो मुस्कुराई, पर फिर उसके चेहरे पर एक गहरी संजीदगी छा गई। वो ड्रेसिंग टेबल के बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई और खुद को तैयार करने लगी। जैसे ही उसकी नज़रें आईने में खुद के अक्स से मिलीं, उसकी उंगलियां रुक गईं। 6 साल। उसके मन के किसी अंधेरे कोने से एक तीखी आवाज़ गूंजी। हाँ, पूरे 6 साल का लंबा वक्त गुजर चुका था उस रात को, लेकिन अनन्या आज भी चाहकर भी उस एक एक पल को अपने जहन से मिटा नहीं पाई थी। हर एक दिन, हर एक रात वो शीशे में खुद को देखते हुए बस यही सोचती रहती थी कि आखिर कौन था वो अजनबी आदमी जिसने उस रात उसकी बेबसी का फ़ायदा उठाया था। कौन था वो जिसने उसकी दुनिया उजाड़ दी। उसने दर्द में अपनी आंखें बंद कर लीं, मानो वो उस कड़वी याद को दबाना चाहती हो। मम्मी। अनन्या अपने ख्यालों के भंवर में और गहरे डूबती, उससे पहले ही पीछे से आई उस प्यारी सी आवाज़ ने उसके विचारों की कड़ी को झटके से तोड़ दिया। आवाज़ सुनते ही अनन्या के उदास चेहरे पर एक खूबसूरत और खिली हुई मुस्कान तैर गई। वह तुरंत पीछे मुड़ी। उठ गई मेरी राजकुमारी, अनन्या ने अपनी बाहें फैलाते हुए बड़े लाड से कहा। प्लीज़ मम्मी, मुझे ऐसे मत बोला करो। सामने खड़ी 5 साल की अदिति ने अपनी छोटी छोटी भौहें सिकोड़कर अपनी नाराज़गी जाहिर की। वो अनन्या की बेटी थी और उसे प्रिंसेस, राजकुमारी, परी, एंजल या क्यूटी जैसे बच्चों वाले निकनेम बिल्कुल भी रास नहीं आते थे। वो अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा समझदार और गंभीर दिखना चाहती थी। अनन्या उसकी इस बड़ी बड़ी बातों पर हंस पड़ी। अच्छा बाबा, ठीक है, ऐसे निकनेम से दोबारा नहीं बुलाऊंगी। उसने अदिति के गालों को हल्के से छुआ और अपने बालों को संवारते हुए आगे कहा, जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाओगी। अनन्या की बात सुनते ही पल भर के लिए अदिति का मासूम चेहरा पूरी तरह उतर गया, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने बड़ी ही होशियारी से अपने उस दुख को अपनी माँ से छुपा लिया। वो बिना कुछ बोले मुड़कर बाथरूम के अंदर चली गई। अनन्या ने एक पल के लिए उसे जाते हुए देखा, फिर खुद भी जल्दी से तैयार होकर नीचे आ गई। जब वो नीचे डाइनिंग एरिया में पहुंची तो उसने देखा कि रसोई बिल्कुल खाली थी। उनकी घरेलू मेड रेखा सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर सलीके से बनाकर और ढक कर अपने समय पर जा चुकी थी। अनन्या ओबेरॉय, जो इस वक्त देश के सबसे बड़े बिजनेस घरानों में से एक ओबेरॉय ग्रुप की सीईओ थी, उसके पास सचमुच इतना वक्त नहीं होता था कि वो खुद सुबह का खाना बनाए या घर के छोटे मोटे काम संभाले। वो डाइनिंग टेबल पर रखे ब्रेकफास्ट को एक बार अच्छे से चेकआउट कर ही रही थी कि तभी उसके सूट की जेब में रखा फोन तेज वाइब्रेशन के साथ बज उठा। उसने जेब से फोन निकाला और जैसे ही उसकी स्क्रीन पर नजर डाली, वहां एक नाम साफ चमक रहा था, माँ। वो सुमित्रा ओबेरॉय का कॉल था, यानी अनन्या की माँ। अनन्या ने फोन देखते ही एक बेहद गहरी और थकी हुई सांस छोड़ी, मानो उसे पता हो कि अब क्या होने वाला है, और फिर उसने कॉल रिसीव कर लिया। जैसे ही फोन कान से लगा, दूसरी तरफ से सुमित्रा की बेहद उतावली और फिक्रमंद आवाज आई, अनन्या कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो? बहुत दिन हो गए, तुमने फोन नहीं किया। अनन्या ने आराम से डाइनिंग रूम की एक चेयर खींचकर बैठते हुए जवाब दिया, माँ हम कुछ दिन पहले ही तो मिले थे। उसकी आवाज़ में एक ठहराव था। वो अपनी माँ के इस ज़रूरत से ज़्यादा फिक्रमंद स्वभाव को बहुत अच्छे से जानती थी। ऐसा लगा जैसे बहुत दिन हो गए। अनन्या। सुमित्रा की आवाज़ में एक अजीब सी नरमी और ममता भरा दर्द आ गया। उन्होंने आगे कहा, तुम और अदिति अकेली रहती हो कि मुझे चिंता होती रहती हैं। प्लीज़ माँ, अब आप फिर से शुरू मत हो जाइए। अनन्या ने हार मानते हुए अपने माथे पर हाथ रख लिया। उसकी उंगलियां तनाव से भींच गईं। उसने खुद को संभालते हुए कहा, मैं अदिति का ख्याल अकेले भी रख सकती हूँ, और एक मेड भी तो आती है यहाँ काम करने के लिए। अनन्या, तू समझ नहीं रही, हमेशा तू काम में बिजी रहती है और मेड पर भरोसा करना ठीक नहीं रहता। सुमित्रा की आवाज़ अब फोन पर बिल्कुल रुआंसी हो गई थी, जैसे वो रोने ही वाली हों। उन्होंने अपनी बात जारी रखी, तू हमारे साथ भी नहीं रहना चाहती, वरना मैं और तेरे पापा अदिति का अच्छे से ख्याल रख सकते थे। अनन्या ने बेबसी से अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसे बहुत अच्छे से पता था कि घूम फिर कर अब वही बात सामने आने वाली थी जो वो पिछले 5 सालों से लगातार सुनती आ रही थी। सुमित्रा ने फोन पर हल्का सा सुबकते हुए कहा, ऊपर से अदिति के ऊपर बचपन से उसके पापा का सहारा भी नहीं है।
वो कैसा महसूस करती होगी, उसके बारे में तो कम से कम सोचो। सुमित्रा कुछ पल के लिए रुकी, मानो अपनी बात का असर देख रही हों। फिर उन्होंने बोलना जारी रखा। वो जब दूसरे बच्चों को अपने माँ बाप को साथ देखती होगी तो क्या सोचती होगी? मैंने कितनी बार कहा है माँ, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। अनन्या का स्वर अचानक से भारी और सख्त हो गया। उसकी आवाज की उस तलखी को सुनकर सुमित्रा भी कुछ पल के लिए फोन पर बिल्कुल चुप हो गई। पर वो खामोशी सिर्फ कुछ पलों की ही मेहमान थी। सुमित्रा ने फिर से अपनी बात का जाल बुना। अपने बारे में ना सही, अदिति के बारे में तो सोचो। उसको पिता के साये की सख्त जरूरत है। और ये कहते कहते सुमित्रा अचानक चुप हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि उनका अगला वाक्य अनन्या को पूरी तरह भड़का देगा। पर एक माँ होने के नाते उन्हें यह कहना ही था। उन्होंने हिम्मत जुटाकर कहा, और तेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया है। इसके बाद तो सुमित्रा की आवाज़ में जैसे एक झटके में खुशी की लहर दौड़ गई। सबसे बड़ी बात, वो अदिति को अपनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। माँ प्लीज। अनन्या की आवाज़ इस बार लोहे की तरह सख्त हो गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं और वो अपने हाथ में थमे फोन को इस तरह घूरने लगी मानो वो सामने खड़ी सुमित्रा को ही देख रही हो। उसने चबा चबा कर कहा, मैं आपके इसी जिद के वजह से घर छोड़कर अकेले रह रही हूँ। क्या आप चाहती हैं मैं शहर भी छोड़ दूँ? पर अनन्या सुन तो। सुमित्रा ने एक बार फिर मिन्नत करने की कोशिश की। वो ओबेरॉय परिवार के बराबर वेल्थ और रसूखदार हैं दिल्ली में। मुझे कुछ नहीं सुनना, अनन्या ने कहा और झटके से फ़ोन काट दिया। उसने फ़ोन को टेबल पर पटक दिया। उसे एक धुंधली सी उम्मीद थी कि शायद सैकड़ों बार मना करने के बाद उसकी माँ उस बात को नहीं दोहराएंगी, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि सुमित्रा कभी रुकने वाली नहीं थी। मम्मी, पीछे से आई एक मध्यम आवाज़ सुनकर अनन्या मुड़ी। अदिति, तुम। अदिति को सामने देखकर अनन्या का उतरा हुआ चेहरा एक ही पल में खिल उठा। उसने अपनी सारी परेशानी छुपाते हुए मुस्कुराकर कहा, तैयार हो गई? आओ, रेखा आंटी ने तुम्हारे पसंद की चीज़ें बनाई हैं। जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो, फिर हम स्कूल के लिए निकलेंगे, ठीक है? अदिति ने बिना कुछ बोले बस हाँ में अपना छोटा सा सिर हिला दिया और अनन्या के साइड वाले चेयर पर आकर बैठ गई। वो बिना किसी नखरे के बिल्कुल चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट करने लगे। उसकी ये अजीब खामोशी देखकर अनन्या के मन में एक अजीब सी कसक उठी, पर वो भी खामोशी से अपना नाश्ता करने लगी। कमरे के सन्नाटे को तोड़ते हुए अदिति ने अचानक अपना चम्मच प्लेट पर रखा और अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से अनन्या की तरफ देखा। मम्मी, क्या आप मेरी वजह से नाना नानी से दूर रहते हो? अदिति के इस अचानक और गहरे सवाल पर अनन्या का हाथ हवा में ही रुक गया। उसका दिल जैसे एक पल के लिए धड़कना भूल गया। उसने गहरी हैरानी से अदिति की तरफ देखा। अदिति, ये तुमसे किसने कहा? यह सुनते ही अदिति ने डर के मारे अपना झुका हुआ सिर और ज्यादा झुका लिया। उसकी उंगलियां उसकी फ्रॉक के कोने को भींचने लगीं। उसने कांपती आवाज में कहा, सॉरी, मैं सुनना नहीं चाहती थी। अनन्या ने जब देखा कि उसकी छोटी सी बच्ची इस कदर डर रही है और खुद को गुनहगार समझ रही है, तो उसका ममता से भरा दिल बुरी तरह पसीज गया। उसी पल उसके कानों में उसकी माँ सुमित्रा की कही वो बातें दोबारा गूंजने लगीं। अदिति हमेशा बिना बाप की थी, उस पर क्या बीतती होगी? अनन्या अंदर से पूरी तरह हिल गई और वो सोचे बिना रह नहीं सकी। क्या मैं सही कर रही हूँ? उसने तुरंत अपनी चेयर थोड़ी पास खिसकाई और अदिति के सिर पर हाथ रखा और सहलाने लगी। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अनन्या ने बेहद नर्म और आश्वस्त करने वाली आवाज में कहा। उसने अपना एक हाथ अदिति की ठुड्डी पर रखकर उसके सर को ऊपर किया। मेरी आंखों में देखो, ये मत सोचो कि मैं तुम्हारे कारण नाना नानी से दूर हूँ। इसका कारण कुछ और है, इसलिए ज्यादा सोचो मत, समझी? ओके? मम। अदिति ने बस धीरे से अपना सिर हिला दिया, पर उसका मासूम चेहरा अब भी बुरी तरह उतरा हुआ था। अपनी बेटी के चेहरे पर यह उदासी देखकर अनन्या को अंदर ही अंदर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व युद्ध छिड़ गया। एक बार फिर उसे सुमित्रा के वो तीखे शब्द याद आए। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक गहरी सांस ली और पूरी हिम्मत जुटाकर वो सवाल पूछ ही लिया जिसे पूछने से वो हमेशा डरती थी। क्या तुम पापा न होने के कारण उदास हो? मेरा मतलब, क्या तुम्हें पापा चाहिए? अदिति ने तुरंत अपनी गर्दन हिलाकर ना में सर हिला दिया। ये देखकर अनन्या ने राहत की सांस ली, पर वो हैरान परेशान भी हो गई कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर अदिति का चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम्हें पापा क्यों नहीं चाहिए? अनन्या ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। अनन्या के इस सीधे सवाल पर अदिति ने एक बार फिर अपनी नजरें चुरा लीं और दोबारा अपना चेहरा झुका लिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में जवाब दिया, मुझे नहीं पता। और ऐसा कहकर वो वापस ब्रेकफास्ट करने लगी। वो आखिर थी तो एक छोटी सी बच्ची ही ना, जो हमेशा अपना काम खुद करती थी। उसे सचमुच नहीं पता था कि वो अपनी माँ के इस सवाल का क्या जवाब दे। उसे यह भी नहीं पता था कि उसके असली पापा कौन हैं, कहाँ हैं। बस उसके छोटे से दिल को एक बात अच्छे से पता थी कि अगर उसकी मम्मी उसके लिए पिता लाती तो अनन्या को ही तकलीफ होती, और अदिति अपनी मम्मी को कभी भी किसी तकलीफ में नहीं देखना चाहती थी। दूसरी तरफ अनन्या अदिति के इस छोटे से जवाब से अपने सीने में एक अजीब सी बेचैनी महसूस कर रही थी। पर क्या उसे नहीं पता था? कुछ देर बाद अनन्या ने कार से अदिति को उसके स्कूल छोड़ दिया। बाय अदिति, अनन्या ने कार के अंदर से ही मुस्कुराकर कहा। बाय मम्मी। अदिति ने भी अपनी वही मुस्कान चेहरे पर लाई,
कार से उतर गई और स्कूल के गेट की तरफ अकेले ही बढ़ गई। अनन्या कार की स्टीयरिंग पर हाथ रखे सामने की खिड़की से अदिति को पीछे से जाते हुए ही देख रही थी। उसके मन में एक बात बार बार खटक रही थी कि कुछ तो अलग था। जो अदिति पहले अपने काम खुद न करने के कई बहाने तैयार रखती थी, वो कुछ दिनों से अपने काम खुद कर रही थी। और जो अदिति छोटी छोटी चीज़ों के लिए अनन्या को परेशान करती थी, अब वो बिल्कुल शांत रहती थी। अनन्या अभी कार में बैठी इसी गहरी सोच में डूबी हुई थी कि तभी डैशबोर्ड पर रखा उसका फ़ोन एक बार फिर तेज़ आवाज़ में बज उठा। उसने देखा, इस बार उसकी पर्सनल सेक्रेटरी नैना का कॉल था। हाँ, बोलो नैना। अनन्या ने कार का दरवाज़ा बंद कर दिया और सीट बेल्ट लगाने लगी। मोबाइल के स्पीकर से नैना की थोड़ी घबराई हुई आवाज़ आई। मैम, अर्जुन गुप्ता आपका ऑफिस में इंतज़ार कर रहे हैं। ये सुनते ही अनन्या की भौहें बुरी तरह सिकुड़ गईं। उसने पूछा, कब से इंतज़ार कर रहे हैं? मैम, 1 घंटे से। ये सुनकर अनन्या की आवाज़ सख्त हो गई। और तुम ये अब बता रही हो? सॉरी मैम, पर नैना की ज़बान डर के मारे बुरी तरह लड़खड़ाने लगी। पर आपने ही कहा था कि अदिति के साथ रहते समय कोई आपको परेशान न करे। नैना की बात सुनकर अनन्या ने खुद की ही गलती पर माथा पीट लिया। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा, ओके, छोड़ो उस बात को। ये बताओ, क्या अर्जुन अब भी इंतज़ार कर रहा है? नैना ने सामान्य होते हुए जवाब दिया, जी मैम, वो आपके ऑफिस में ही हैं। अनन्या ने कार स्टार्ट किया। उनसे कहना, मैं अभी रास्ते में हूँ, जल्द ही पहुँच जाऊंगी। इसके बाद फ़ोन कट गया और कार निकल पड़ी ओबेरॉय ग्रुप के ऑफिस की ओर। इधर जब अदिति गेट के अंदर गई तो उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा फिर उतर गया और वो सर झुकाकर चलने लगी। जब अदिति अपने क्लास में पहुंची तो वहां पहले से मौजूद सभी बच्चों ने बातचीत बंद कर दी और उसको ही देखने लगे। अदिति ने किसी की तरफ नहीं देखा। वो सर झुकाए हुए ही क्लास के सबसे पीछे खिड़की के पास वाले अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। जैसे ही वो बैठी, क्लास के बच्चों की खुसुर पुसुर शुरू हो गई, जिसे अदिति अच्छे से सुन पा रही थी। तुमने देखा, आज वो नाजायज कैसे दिख रही थी? एक कोने से एक बच्चे ने कहा। लगता है उसके बारे में बातें सच थीं, एक लड़की ने धीमी आवाज में पूछा। तभी पास ही बैठी एक मोटे लड़के ने चुपके से अदिति को देखा और मुड़कर कहा, वो तो अदिति है ना? कौन सी बातें हो रही हैं उसके बारे में, मुझे भी बताओ। उस लंबी लड़की ने तपाक से कहा, तुम्हें नहीं पता? तुम 1 महीने से घूमने गए थे ना, मैं बताती हूँ क्या हुआ था। लेकिन तभी एक छोटी लड़की ने बीच में टोका, मैं बताती हूँ। मेरी माँ बोल रही थी अदिति नाजायज है, इसका क्या मतलब होता है? मोटा लड़का हैरानी से देखने लगा। लंबी लड़की ने कहा, जिसके डैड नहीं होते ना, उसको नाजायज कहते हैं। अदिति के डैड नहीं है, वो अपनी मम्मी के साथ अकेली रहती है। और मेरी मम्मी ने तो ये भी कहा है कि उसकी मम्मी गंदी औरत है, इसलिए उससे दूर रहना चाहिए। उन बच्चों के ये तीखे और जहरीले शब्द अदिति के छोटे से सीने में तीर की तरह चुभ रहे थे। और तभी क्लास टीचर लावण्या अंदर आई। मैम को देखते ही सभी बच्चे एक झटके में शांत हो गए और अपनी अपनी सीट पर खड़े हो गए। गुड मॉर्निंग मैम, सभी बच्चे खड़े होकर बोले तो लावण्या भी मुस्कुराई। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन, कहते हुए वो अपने चेयर पर बैठ गईं। तो बच्चों, आज अटेंडेंस से पहले मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ। लावण्या ने एक पल के लिए सभी बैठे बच्चों पर नज़र घुमाई। तो आज आप सभी के टेस्ट का रिजल्ट आ चुका है। ये सुनते ही कई बच्चे उत्सुक हुए, कुछ का चेहरा उतर गया। पर अदिति, वो खिड़की से बाहर ही देख रही थी, मानो उसको इन सब बातों से कोई फर्क ही ना पड़ता हो। मोनू फेल। लावण्या एक एक बच्चों का नाम लेने लगी। उस मोटे लड़के मोनू का चेहरा उतर गया। विद्या फेल, सोनाक्षी फेल होते होते बची। ऐसे ही कई बच्चे नाखुश दिखे तो कई बच्चों का चेहरा खिल उठा। अदिति, अदिति, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? लावण्या के चिल्लाने पर अदिति ने सामने देखा और सहमते हुए खड़े हो गई। सॉरी मैम, आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। तुम पास हो गई हो, इसका यह मतलब नहीं कि क्लास में ध्यान ही ना दो, अंडरस्टैंड? लावण्या की नजरें अदिति के ऊपर ही टिकी हुई थीं। यस मैम, अदिति ने सर झुकाए हुए जवाब दिया। तो लावण्या ने उससे ध्यान हटाया। और हाँ, मंडे को सभी बच्चे अपने अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ हाजिर होंगे। ये सुनकर सभी बच्चों ने एक दूसरे को देखना शुरू कर दिया कि अब घर पर क्या होने वाला है। और इन सबसे दूर ओबेरॉय ग्रुप के ऑफिस के पार्किंग में एक कार आके रुकी। अनन्या बड़े ही शालीन अंदाज में उतरी। जब वो बिल्डिंग के अंदर गई तो नैना उसको सामने ही रिसेप्शनिस्ट के पास ही मिल गई। गुड मॉर्निंग मैम, रिसेप्शनिस्ट और नैना ने एक स्वर में कहा। अनन्या भी उनके पास आ गई। मॉर्निंग, मिस्टर अर्जुन गुप्ता कहाँ हैं? मैम, अब भी अर्जुन सर आपके ऑफिस में ही हैं, नैना ने कहा और अनन्या के पीछे पीछे जाने लगी। जब लिफ्ट चौथे मंजिल पर रुकी तो वो दोनों अनन्या के कैबिन के सामने पहुंचे और नैना ने दरवाज़ा खोला तो दोनों अंदर चली गई। अंदर एक नौजवान आदमी सामने चेयर पर बैठा था। अनन्या और नैना को देखते ही वो खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग अनन्या। गुड मॉर्निंग मिस्टर अर्जुन, अनन्या ने बड़े ही शालीनता से जवाब दिया और अपने आलीशान चेयर पर बैठ गई। उसने अपना पर्स भी टेबल पर रख दिया। नैना भी उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ओह प्लीज़, मुझे ऐसे मत बुलाओ, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। तुम मुझे सिर्फ अर्जुन बुलाओगी तो अच्छा लगेगा। अर्जुन ऐसे बैठ गया मानो ये उसका ही ऑफिस हो।
अनन्या ने ज़्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी, जैसा आपको ठीक लगे मिस्टर अर्जुन। अर्जुन। अर्जुन मुस्कुराने लगा तो अनन्या ने बात आगे बढ़ाई। वैसे क्या मैं जान सकती हूँ आपका यहाँ आना कैसे हुआ? ये सुनकर अर्जुन ने पहले अनन्या को देखा, फिर पीछे खड़ी नैना को, और वो थोड़ा आगे झुका। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हम अकेले में बात करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें तुम्हारी ही ओबेरॉय ग्रुप का फ़ायदा होगा। अर्जुन ने आखिरी बात जानबूझकर जोड़ी थी ताकि अनन्या उसकी बात मान जाए। अनन्या ने एक पल सोचा और अर्जुन को देखा। ओके, नो प्रॉब्लम। नैना, तुम बाहर जाओ। नैना तुरंत बाहर चली गई। जैसे ही नैना बाहर गई, अर्जुन अपनी जगह से उठा। चलो फिर किसी अच्छे रेस्टोरेंट चलते हैं। अर्जुन के इस अचानक फरमाइश पर अनन्या ने भौहें सिकोड़ लीं। हम यहाँ भी तो बात कर सकते हैं। बिल्कुल, पर मैं सुबह से भूखा हूँ और तुम्हें वो जानकारी देने के लिए तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? अर्जुन के चेहरे का एक्सप्रेशन एकदम विक्टिम जैसा हो गया, जिसके साथ किसी ने बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी की हो। अनन्या ने अपने टेबल पर पड़े फाइलों के ढेर को देखा, फिर दीवार घड़ी को देखा जहाँ 11 बज रहे थे, और फिर अर्जुन को देखा। उसने एक गहरी सांस छोड़ी। ओके, कहा चलना है? अर्जुन के चेहरे पर फिर से वही दोस्ताना मुस्कान आ गई। दोपहर के 1 बज रहे थे। सर पर धूप चढ़ाई थी। एक बड़े रेस्टोरेंट के प्राइवेट कमरे में अनन्या और अर्जुन अपना लंच कर रहे थे। अर्जुन ने अपने हाथ में पकड़ा चम्मच प्लेट पर रखा और बोला, तुम तो जानती ही होगी जो ग्रेटर नोएडा में बिल्डिंग्स बनाने का टेंडर सरकार जारी करने वाली है, उसके पीछे कितने कंपनी भाग लेने का सोच रही हैं। यहाँ तक कि सबसे बड़ी सिंघानिया ग्रुप भी इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं। अनन्या ने जूस का ग्लास टेबल पर रखा और अर्जुन को हैरानी से देखा। तुम्हारा मतलब क्या है? ऑफ कोर्स ये सबको पता है, लेकिन जो किसी को नहीं पता वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। अर्जुन के चेहरे से आत्मविश्वास झलक रहा था। मेरे परिवार के सदस्य भी सरकारी अफसर हैं। वो एक झटके में हमारे गुप्ता इंडस्ट्रीज को टेंडर दिला सकते हैं। अनन्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। वो सोचे बिना नहीं रह सकी। ये बहुत बड़ा मुनाफा था गुप्ता इंडस्ट्रीज के लिए। तो तुम ये इतनी ज़रूरी बात मुझे क्यों बता रहे हो? अनन्या ने वो पूछ ही लिया जो वो काफ़ी देर से पूछना चाहती थी। अरे, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए तो इतना कर ही सकता हूँ। अर्जुन ने बड़े ही अपनेपन से बात जारी रखी। तुम गुप्ता ग्रुप के साथ हाथ मिलाओगी तो तुम्हें भी 2 गुना फ़ायदा मिलेगा, और मैंने ये सिर्फ तुम्हें ही बताया है और किसी को नहीं। ये सुनकर अनन्या गहरी सोच में पड़ गई। उसका माइंड इस डील के नफ़े नुकसान को तौलने लगा। उसने अपनी चेयर पीछे की और उठते हुए कहा, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कोई बात नहीं, अच्छे से सोच लो, उसके बाद जवाब देना। अर्जुन की बातों पर अनन्या ने एक औपचारिक सी मुस्कान दी और प्राइवेट रूम के बाथरूम की तरफ चल दी। उसके जाने के बाद कमरे में एक गहरा सन्नाटा पसर गया। अर्जुन के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी जगह एक शातिर चालाकी ने ले ली। तभी अचानक एक रिंगटोन ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। अर्जुन ने देखा, यह आवाज़ टेबल पर रखे अनन्या के पर्स से बज रही थी। अर्जुन ने चारों तरफ देखा। बाथरूम का दरवाज़ा बंद था। उसने तुरंत पर्स से फ़ोन निकाला और देखा कि स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, रेखा। अर्जुन ने तुरंत लाल बटन दबाकर फ़ोन काट दिया, उसे साइलेंट पर कर दिया और वापस पर्स में छिपा कर रख दिया। क्या कर रहे हो वहाँ अर्जुन? अचानक बाथरूम का दरवाज़ा खुला और अनन्या की आवाज़ गूंजी। उसकी आवाज़ सुनकर अर्जुन के हाथ पैर ठंडे हो गए और उसके माथे से पसीना टपकने लगा। उसने लड़खड़ाती जुबान से कहा, क क क कुछ नहीं। अनन्या ने उसकी घबराहट पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आकर अपने जगह पर बैठ गई। अर्जुन ने तुरंत अपनी सांसों को काबू में किया और मेज पर थोड़ा आगे झुकते हुए पूछा, तो क्या सोचा तुमने? अर्जुन के इस सवाल का क्या जवाब देगी अनन्या? रेखा आंटी ने आखिर क्यों इतनी बार फोन किया था? और क्या अदिति के स्कूल में कुछ बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है जिसके कारण वो ऐसे बदल गई हैं? जानने के लिए सुनते रहिए हिज अनटोल्ड स्टोरी, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। ये खिलेश्वर मार्कम द्वारा लिखित हिज अनटोल्ड स्टोरी ऑडियो सीरीज सिर्फ पॉकेट एफएम पर।